किशोर जी, अब सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद मैं आऊंगी तुहिन जी, सबका जवाब आप एक साथ दीजिएगा। अब पिछली बार तो आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले आरजेडी अच्छा प्रदर्शन करते हुए बिहार में दिखाई दे रही है और एनडीए का ग्राफ गिरा है। तो एग्जिट पोल के नतीजों पर आप भरोसा करेंगे? आपको भी 4 तारीख का इंतजार है? नहीं, हमें तो अपने आप पे भरोसा है और जनता पे भरोसा है। और जनता के साथ निरंतर हम मुद्दों पे बात विमर्श करते रहे हैं। हम अपने वचन पत्र पे जो 24 वादे किए हैं उस पर बात करते रहे हैं, और उसके समर्थन में जो हमारे पक्ष में जो लोग सामने आए हैं उसका दृश्य आपने देखा होगा और देश ने भी देखा है इसको, और हमें उस पर भरोसा है। हमें एग्जिट पोल पे इसलिए भरोसा नहीं है कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर बहुत समय दिखा है, और कई बार ये लगता है कि प्रायोजित है। आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप इसके हिस्से में हैं और आप ये करती रही हैं या मीडिया करता रहा है। लेकिन जो लोग हमारे जैसे लोग हैं जो 10 साल से इन चीजों को देख रहे हैं कि कई बार उसके उलट फैसले हुए हैं, और एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का कोशिश किया जाता है इस तरह के विचार देकर या इस तरह का विमर्श करके कि हम तो कह ही रहे थे कि आप हार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आप मुद्दों की अगर बात करेंगे तो जो मोदी जी 10 साल पहले मनमोहन सिंह को कहते थे कि महंगाई का म नहीं बोलते हैं, आज उनसे म के पूछिए तो म पर क्या है? या तो मछली है, नहीं तो मटन है, नहीं तो मंगलसूत्र है, और नहीं तो मुजरा है। आप बताइए देश में कौन सा ऐसा जनता होगा या जनसमूह होगा जो इन मुद्दों पे किसी को भी सीट देने के लिए राजी हो जाएगा, वोट देने के लिए राजी हो जाएगा? जो 10 साल का आकलन है मोदी सरकार का, तो पूरा देश जानता है कि जो भी वायदे उन्होंने किए हैं उनसे विफल साबित हुए हैं। अब कैसे कह सकते हैं कि उनका कौन सा ये तंत्र है, कौन सा ये विचार है, कौन सा ये आंकड़े निर्माण फैक्ट्री है जो वहां से कहती है कि नहीं आज भी मोदी जी सबसे लोकप्रिय है? इस लोकप्रियता का आधार क्या है? क्या वो अवतार है? क्या वो अदृश्य है? आपके आंकड़े क्या बताते हैं? नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है देश का? नहीं, वो तो आप बता रहे हैं। नहीं, देश में कौन लोकप्रिय आप देख लीजिए। हाँ, आप बता दें। हाँ, आप बिहार नहीं आप तो राज्यवार चुनाव नहीं हो रहा है ना सर, यही तो बात है। आप लोग इसी बात में तो चूक जाते हैं। अब जब राष्ट्रीय परिदृश्य में आपसे पूछा जाएगा सवाल नरेंद्र मोदी के बरक्स या फिर उनसे बड़ा नेता कौन है आप बता दीजिए, तो फिर कोई नाम नहीं मिलता है। यही तो दिक्कत है ना। फिर आप कहेंगे कि क्यों उनकी लोकप्रियता बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही। दिक्कत इस बात से नहीं है कि वो कितने बड़े नेता है या कितने छोटा नेता है। दिक्कत इस बात से है कि कुछ लोगों को लगता है कि वही इस देश में नेता है और उनके अलावा कोई नेता नहीं है। इस बात से दिक्कत है। तो आप ही बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए, उसको हम लोग स्वीकार कर लेंगे। बताइए आप कौन है नरेंद्र मोदी के कद के बराबर? उनके देखिए, अगर मुद्दों के आधार पर बात की जाए तो हर एक राज्य में उनके तुलना में कम से कम 2 नेता होंगे जो उससे ज्यादा लोकप्रिय है। बिहार में तेजस्वी यादव उससे ज्यादा लोकप्रिय है। आप कहीं वोटिंग करा के देख लीजिए, आप खुद रिपोर्टिंग की आपने देखा होगा कि उनको सुनने के लिए और तेजस्वी जी को सुनने के लिए कौन आता है और किन मुद्दों पे तालियां बजती है। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो ये आंकड़ा क्यों नहीं बदला? 40 सीटें अगर बिहार की हैं तो फिर आंकड़ा एग्जिट पोल का क्यों नहीं बदला? फिर तो क्लीन स्वीप हो जाना चाहिए था वहां पर। आप लोगों को इस बात को, नवल किशोर जी, ठीक है आपके आंकड़े अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि जब देश के लिए नेता चुनने की बात होती है तो वहां पर क्षेत्रीय दलों के नेताओं को तरजीह जनता नहीं देती है। यही एग्जिट पोल भी बता रहे हैं और हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। विधानसभा के चुनाव इतर हो सकते हैं। विधानसभा में तेजस्वी यादव को लोग सुनने के लिए आए थे, आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, मैं से तो इनकार नहीं कर सकती हूं। लेकिन यहां पर यह कह देना कि नरेंद्र मोदी के बरक्स तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं, सर ये तो मतलब अब कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ये आपको ये 100% सही है कि जो नरेंद्र मोदी जी है वो राज्य का भी चुनाव लड़ते हैं और वहां पे भी हारते हैं। कर्नाटक में हारे नहीं थे क्या? बिहार तो यही तो बात है। अब आए ना असली बात पर। आप कर्नाटका हारे, हिमाचल प्रदेश हारे, पश्चिम बंगाल हारे, कई राज्य हारे, तो वहां पर ईवीएम भी ठीक होता है, वहां पर वीवीपैट का मिलान भी नहीं करना होता है। एग्जिट पोल के आंकड़े सर मैं आपको बताती हूँ, अब सुन लीजिए, आपने सवाल खड़े किए, बाकी लोगों को भी दिखाइए स्क्रीन पर। एग्जिट पोल में हमने ही अरुणाचल प्रदेश में बताया था, अभी कल ही की बात है, कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बनेगी। अरुणाचल प्रदेश के आंकड़े सामने आ गए आज ही, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 24 घंटे के भीतर एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल सटीक साबित हुए।
यही हमने सिक्किम को लेकर भी दावा किया था। सिक्किम को लेकर भी आंकड़े साबित हो गए कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बुरा प्रदर्शन करेंगी, क्षेत्रीय दल अच्छा करेंगे, वही आंकड़े आ गए। हमने पंजाब में 90 से ज्यादा सीटें दी थी जब एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए थे, वहां पर 92 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को। कर्नाटका को लेकर हमने एग्जिट पोल दिया था। तो यही है ना, जो एग्जिट पोल जिसको सूट कर जाए वो तो बम बम हो जाता है, जो सूट नहीं करे फिर एग्जिट पोल पर सवाल। लेकिन मुझे लगता है कि संस्थाओं पर सवाल उठाने से इतर मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अब धीरेन्द्र जी जल्दी से टिप्पणी आपकी भी हो जाए। अब मैं मीडिया कोई, हाँ, मीडिया हाउस कोई संस्था नहीं है। जो संस्था है वो सवाल के दायरे में और घेरे में है। हाँ। आपको भी मालूम है और देश को भी मालूम है। ठीक है सर, सवाल पूछना विपक्ष का काम है, सवाल पूछना हमारा भी काम है। ठीक है, हम लोग सवाल पूछने का काम करते रहेंगे। धीरेन्द्र कुमार जी, सीधे आपके पास आते हुए अब जल्दी से वो जो दावा कर रहे हैं उसके बाद सुनील जी मैं आ रही हूँ। आशुतोष जी ने एक भी टिप्पणी नहीं की है। धीरेन्द्र जी, वो कह रहे हैं आंकड़ा बदल जाएगा बिहार का, गलतफहमी में नहीं रहे एनडीए के लोग। देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ चित्रा जी, और आपको भी होना चाहिए थे। पिछली बार जब एग्जिट पोल हुए थे आप ही के यहाँ पे, तो आरजेडी को दिखलाया गया था 2 से 4 सीट, मिला एक भी नहीं। तो थोड़ा इसका ख्याल इनको होगा पुराने एग्जिट पोल का। आप लोग थोड़ा नीचे लोअर साइड को लेके चलती हैं, शायद इस बार परिणाम भी वैसा ही होगा। आप लोगों ने दिखला तो दिया है 5-6 सीट, लेकिन मिलने वाला नहीं है। हम लोगों ने भी ग्राउंड पे काम किया है, फिर वही परिणाम आने वाला है। पिछले बार जो एक रह गया था वह भी हम लोगों के फेवर में आने वाला है। तो इसलिए इस तरह की बातें होती है। देखिए, परिणाम आना सिर्फ कल्पना से नहीं हो सकता है, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं हो सकता है परिणाम लाने का काम। परिणाम के लिए आपको जनता के बीच में जाना होगा, और जिसके लिए जब ये लोग इकट्ठा भी नहीं हुआ था, इंडी गठबंधन के लोग नहीं हुए थे, तब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक सुझाव दिया था, और उस समय में प्रवक्ताओं की कोऑर्डिनेशन की भी बैठक हो गई थी। चित्रा जी, तैयारी ऐसे होती है। और मुद्दे की बात ये कर रहे हैं, मुद्दे की बात तो आप सिर्फ टीवी पे नहीं कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते हैं। मुद्दे तो वो होते हैं ना जो लोग महसूस करें। अगर वो घर से निकलते हैं तो उनको अच्छी सड़कें मिलती है, अगर स्टेशन पे जाते हैं तो अच्छी ट्रेनें मिलती है, अगर वो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो नजदीक में उनको हवाई सुविधाएं मिलती है, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है। तो इन सब चीजों को ये लोग समझ नहीं पाते हैं और ये नया तरह का नैरेटिव गढ़ते हैं। अब इतने दिन में भी अगर ये जनता के नब्ज को नहीं समझ पाते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं और लोग क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता को जितने अच्छे से ये लोग समझते हैं, कहीं उससे ज्यादा अच्छे से इन लोगों को देश के लोग समझने लगे हैं। इस बात पे ये लोग आना नहीं चाहते हैं। आज मैं कोई और कड़ी टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र का ये महान पर्व का दिन है और सारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सारे राजनीतिक साथी हैं। सभी लोगों को इसका आनंद लेना चाहिए। परिणाम बुरा हो भला हो, इस देश की भलाई के लिए सबको काम करना है। कुमार जी, मतलब उनको अगर एग्जिट पोल के आंकड़े हारते हुए दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं आनंद लीजिए, आपकी जीत में वो आनंद लेंगे? क्यों नहीं? लोकतंत्र जीत रहा है, इसके लिए उनको आनंद लेना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इतना बढ़िया चुनाव होना। और अभी आपने दिखाया अभिषेक मनु सिंघवी जी को कि उन्होंने कहा था कि बैलेट की जो गिनती होती है पोस्टल बैलेट की, उसमें उन्होंने शक जाहिर किया है। अरे किसी एक को तो आप छोड़िए, इस बार चुनाव आयोग ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है कि मैं बता दूं कि हर 10 मिनट पे एक राउंड खत्म होगा और इमीडिएट आपके टीवी पे जितना समय पे आएगा उसी समय में कोई भी लॉगिन करके देख सकता है। देखिए, पारदर्शिता की अतिरिक्त आवश्यकता है इस देश में, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे, और चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है। तो उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि पारदर्शी व्यवस्था रहे, ताकि जनता के मन में जरा भी शक व शुबा नहीं रहे। और हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला ईवीएम को लेकर भी हमने देखा था, जिसके बाद कम से कम ईवीएम को लेकर अब तमाम सवाल जो खड़े होते रहे, उम्मीद यही कि जैसा भी परिणाम जिसके पक्ष में आए, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करना कम से कम बंद हो। आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए, दोनों ही तरफ से खींचतान, एग्जिट पोल के आंकड़े एनडीए के पक्ष में है तो यकीनन वो लोग बम बम हैं। दूसरी पार्टियां, उन लोगों ने भी मेहनत की है लेकिन उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए उदासी है और वो इंतजार कर रहे हैं 4 जून का। मैं तो जो बात शशि जी ने कही है, संजय जी ने कही, मैं तो उसी बात को दोहराऊंगा। जब तक 4 जून को नतीजे नहीं आते तब तक सत्ता पक्ष को भी अपने दावे करने का अधिकार है, विपक्ष को भी अपने दावे करने का अधिकार है। और एग्जिट पोल की जहां तक बात है, मैं कभी एग्जिट पोल पे सवाल खड़े नहीं करता, लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण सवाल ये कि 401 अगर सीटें दी जा रही हैं तो उसका भी एक कोई ना कोई स्ट्रांग बेसिस होगा, और वो अपने आप में 4 तारीख को साबित होगा कि दरअसल वो बेसिस कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग नहीं। लेकिन अभी एक चीज, 2-3 चीजें हैं जो मुझे बहुत लगता है कि जरूरी है, उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। एक, इस पूरे चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन के ऊपर 3 चीजें हैं। अब जिस काउंटिंग के 2 दिन पहले
आपको नियम में बदलाव करने की जरूरत क्या है? आप जो परंपरा चली आ रही है, एक लंबे समय से चली आ रही, कि जब भी चुनाव होते हैं, काउंटिंग होती है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। आप पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में क्यों करना चाहते हैं? चुनाव के पहले अगर आप करना भी चाहते हैं तो सारे राजनीतिक पार्टियों को बुलाइए, उनके साथ एक कंसेंसस पैदा करिए, उसके बाद कर दीजिए। ठीक है। तो ये लास्ट मिनट अगर आप करेंगे तो शक पैदा होगा और खामखा इससे लोकतंत्र की प्रणाली पर भी सवाल खड़े होंगे। दूसरी बात है कि इस चुनाव के दौरान पहली बार मैंने देखा है कि आप पोलिंग के 11 दिनों के बाद आप अचानक परसेंटेज 6% बढ़ा के आप पेश कर देते देश के सामने। जबकि मैं कम से कम मैंने टीएन सेशन के जमाने में इलेक्शन कमीशन को कवर किया, एमएस गिल के जमाने में कवर किया, मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर रिपोर्टर के नाते कवर किया, और मैं जानता हूं कि देर रात नहीं बल्कि अगली सुबह तक वो आंकड़े आ जाते थे और वही आंकड़े फाइनल होते थे, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। 11 दिनों के बाद आप 6% की इंक्रीज दिखा रहे, इसका क्या बेसिस है? अगर इलेक्शन कमीशन से पूछिए तो इलेक्शन कमीशन एक राजनीतिक दल की तरीके से जवाब देता है उनको, जो राजनीतिक प्रक्रिया के अहम हिस्से। तीसरी बात, इस चुनाव के दौरान जब आपको हिम्मत नहीं है कि आप प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल पूछ सके, आप राहुल गांधी से सवाल पूछ सके, तो आप उनकी पार्टी के अध्यक्ष को आप नोटिस दे रहे हैं। ये भी मैं पहली बार देख रहा हूं। तो ये जब आप इस तरीके के फैसले इलेक्शन कमीशन करेगा तो इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होंगे। और इस लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, और चाहे देश का मीडिया हो, सवालों के कटघरे में उनको रहना पड़ेगा, उनको पसंद हो या ना पसंद हो। नहीं सर, बहुत पसंद है। मीडिया को तो कटघरे में रखना ही चाहिए। आप भी एक बार हिस्सेदार थे उसी के, यहीं से आप भी निकले हुए हैं। लेकिन क्या आप कोई अपना एग्जिट पोल देना चाहेंगे आशुतोष जी? 2 लाइन में अगर मैं जानना चाहूं, अगर आप भी सहमत नहीं है इन आंकड़ों से तो। नहीं, मेरे पास अगर इतने रिसोर्सेज होते तो मैं भी एक सैंपल साइज लेके मैं एग्जिट पोल करता। मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं, इसलिए मैं नहीं करूंगा। और मैं कभी भी प्रेडिक्शन में नहीं जाता इतनी सीटें इनको मिलनी चाहिए, इतनी सीटें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मैं एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दूं कि मीडिया पर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि अच्छी बात है ना सर, हम लोग चाहते हैं कि मीडिया पे सवाल खड़े हो, हम लोग कहां मना कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, सवाल हमेशा खड़े होने चाहिए। लेकिन मैं अब आ जाती हूँ एग्जिट पोल को लेकर, जो खास बातें निकलकर सामने आई हैं उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, हमने सवाल पूछा था इस एग्जिट पोल में, इस लोकसभा चुनाव 2024 में किस खास वजह से आपने इस पार्टी को पसंद किया, तो उसमें जो बातें निकलकर सामने आई, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को 17%, कांग्रेस प्लस को 13%, अदर्स को 11% लोग बोलते हैं। पसंदीदा पार्टी 11%, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर अपनी बातें ये लोग जाहिर करते हुए दिखाई देते हैं, परिवर्तन होना चाहिए, इसको लेकर अलग अलग आंकड़े हैं। लेकिन यहां पर मैं आ जाती हूं जल्दी से एक सवाल शशि शेखर जी आपको लेते हुए, थोड़ी सी यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति है। लेकिन महंगाई को लेकर जो सवाल पूछा गया है, सबसे मेन जिसको मैं ढूंढ रही थी, महंगाई को लेकर उन लोगों ने माना है कि एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन महंगाई को दूर कौन करेगा, इस सवाल का जवाब फिर जनता गोलमोल देती है। ऐसा नहीं है कि वो सीधे इस बात का भरोसा दिखाती है कि इंडिया गठबंधन महंगाई को दूर कर देगा, या रोजगार के सवाल पर भी इसी तरह के जवाब इसमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि रोजगार और महंगाई मुद्दे हैं, बिल्कुल। लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता, जब मैंने पहली बार 21 साल की उम्र में वोट डाला था, तब 21 साल उम्र थी, और तब भी रोजगार और महंगाई मुद्दे थे। और उसके बाद से गंगा और यमुना में इतना पानी बहा, कितने हुक्मरान आए और चले गए, प्रदेश में, मेरे में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में, लेकिन ये मुद्दा कभी खत्म नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा नहीं खत्म होना चाहिए, पर यह मुद्दा 21 साल की उम्र से मैं सुनता आ रहा हूं और इसके आधार पर वोट भी दे चुका हूं। दूसरी बात, खूब सवाल उठने चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं एग्जिट पोल पर, किसी पर भी। बिल्कुल।